सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 17 मंगरू। बच्चों, यह पाठ हमने खत्म कर लिया है। आज हम करेंगे हमारा नया अभ्यास। तो बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, नया अभ्यास करने से पहले हमने जो कुछ भी कल पढ़ा था उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पाठ मंगरू के कुछ अभ्यास जो कि पुस्तक में दिए गए, जो आपके बुक में अभ्यास दिए गए हैं पाठ के आखिर में, उनको हमने किया था। तो बच्चों, बोल बोल कर पढ़ो। तो आप भी मेरे साथ बोल बोल करके पढ़िए। पेज नंबर 76 में कुछ अभ्यास दिए गए हैं। जैसे कि हमारा पहला अभ्यास है बोल बोल कर पढ़ो, तो आप उसे मेरे साथ बोल करके पढ़ेंगे। काटा, काटा। जब हम इसमें चंद्र बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा कांटा, कांटा। तो यहाँ पे लिखा है काटा, काटा। चंद्र बिंदु बनाकर लगा करके हो जाएगा कां, नाक से ध्वनि आएगी कांटा। नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में भी बताया था, जब चंद्र बिंदु की मात्रा लगा करके हम शब्द को पढ़ते हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। चंद्र बिंदु की मात्राओं को हम अनुनासिक भी कहते हैं। उसके बाद चा, च पे आ की मात्रा चा, ट पे आ की मात्रा टा, चाटा। चाटा पे जब हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा चाटा, चाटा। उसके बाद आधी, आधी। यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगा है। अब जब हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो ये हो जाएगा आंधी, आंधी। उसके बाद है पूछ, पूछ। जब हम बिना चंद्र बिंदु के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम मुंह से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम चंद्र बिंदु लगा रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से पढ़ रहे हैं। पूछ, पूछ। उसके बाद कहा, कहा। और जब चंद्र बिंदु लगा रहे हैं तो कहाँ, कहाँ, नाक से बोल रहे हैं। उसके बाद बाग, बाग। फिर है बांग, बांग। तो पहला शब्द है काटा, काटा। इसमें हम चंद्र बिंदु लगा करके पढ़ेंगे कांटा। चाटा, चंद्र बिंदु लगा के पढ़ेंगे चाटा। आधी, चंद्र बिंदु लगा करके हम पढ़ेंगे आधी। पूछ, पूछ। कहा पढ़ेंगे कहाँ। बाग पढ़ेंगे बांग, बांग। उसके बाद चित्र देखकर नाम लिखो। अगला अभ्यास हमने किया था, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, हमने उन चित्रों को देख करके उनके नाम लिखे थे। चलिए इसको एक बार हम लिख करके समझते हैं। तो बच्चों, पहला चित्र है चांद का। तो आपने लिखा था चांद, च पर आ की मात्रा, द और चा पे चंद्र बिंदु, ये हो गया चांद। उसके बाद हमने पढ़ा था, तो बच्चों उसके बाद दूसरा चित्र है बांसुरी। तो हम लिखेंगे बां, ब पर आ की मात्रा, ब पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु स, बां। ब को हम नाक से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उस पर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा बा। स पे छोटी ऊ की मात्रा हम लगाएंगे सु, री, र पे बड़ी की मात्रा, बांसुरी। दूसरा चित्र है बांसुरी का। तो हमने यहाँ लिखा बांसुरी, बांसुरी। उसके बाद अगला चित्र है कुआं का। तो हम लिखेंगे क पर छोटे की मात्रा आ, कुआं। बच्चों, इसमें चंद्र बिंदु आएगा आ पे, तो हम इसको पढ़ेंगे कुआं, कुआं। उसके बाद फोर पे हमारे पास है दांत, द पे चंद्र बिंदु दांत, दांत। पांच पे हमारे पास है टांग, ट पे आ की मात्रा, टांगा, टांगा, टांगा। बच्चों, गाड़ी जो घोड़ा खींचता है। उसके बाद 6 पे हमारे पास है भंवरा, भ पर चंद्र बिंदु, भंवरा, भंवरा। तो बच्चों, यह कुछ शब्द हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा, और चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं चांद, चांद, बांसुरी, बांसुरी, कुआं, कुआं, दांत, दांत, टांग,
टांगा, टांगा, फिर है भंवरा, भंवरा। इस तरह से बच्चों चंद्र बिंदु वाली मात्राओं को हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं, और जहाँ पे जिस शब्द पर या व्यंजन पर नाक से ध्वनि आती है उस पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कि चां, जब हम चां बोल रहे हैं तो वहाँ पे नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है, इसलिए चां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। और द को हम साधारण तौर पर पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद बांसुरी, तो बां पे हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। कुआं, कुआं पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसके बाद दांत, दांत में दां पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। उसके बाद टांगा, टां, टां पे लगाएंगे चंद्र बिंदु, टांगा हो जाएगा। भंवरा, भंवरा पे चंद्र बिंदु लगाएंगे और ये भंवरा हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हमारा अगला अभ्यास था, आप यह बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमें बहुवचन और एक वचन बहुवचन दिया गया है, यहाँ पे हमें करके दिया गया है। हम इसे पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों एक तितली, तो हम उसको एक तितली पढ़ेंगे, तितली पढ़ेंगे, और जब एक से अधिक तो हम उसको तितलियाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वह शब्द जिससे हमें किसी भी संज्ञा शब्द की संख्या पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें वचन दिया गया है। वचन दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हम ये पढ़ चुके हैं। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक में बच्चों कोई भी वस्तु एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, लेकिन एक से अधिक होती है। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमने बहुवचन पढ़ा है, एक वचन बहुवचन पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे हमने पढ़ा था वो शब्द जिसके आखिर में आ की मात्रा होती है। तो जिसके आखिर में आ की मात्रा होती है तो उस आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा में बदल करके एक से अनेक बनाते हैं। तो जैसे केला हो गया केले, जूता हो गया जूते, उसके बाद करेला, करेला हो गया करेले। तो ऐसे शब्दों को हमने लिया था जिन शब्दों के आखिर में आ की मात्रा थी। लेकिन यहाँ पे बच्चों आप अपनी बुक में देख सकते हो, तितली, मछली, बकरी, अंगूठी, इन सब में आखिर में बड़ी ई की मात्रा है। तो मैंने आपको बताया है जब भी किसी शब्द के आखिर में बड़ी ई की मात्रा होती है तो हम उस बड़ी ई की मात्रा के बाद या लगाते हैं, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु लगाते हैं, या लगा करके इसको बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें करना नहीं है, ये हमें किया हुआ है। आप देख सकते हैं अपने बुक में, तितली बन गया तितलियाँ। और एक और परिवर्तन हमें करना होता है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं क्या परिवर्तन है? बिल्कुल, यहाँ के पहले वाली जो बड़ी की मात्रा थी जिसकी वजह से हमने शब्द में या लगाया था, उस मात्रा को हम छोटी की मात्रा बना देंगे। अक्सर आप लोग यही गलती करते हो कि या तो लगा देते हो लेकिन बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा नहीं करते हो, और फिर आपका गलत हो जाता है, आपको एक भी अंक नहीं मिलेंगे, इसके लिए आधा अंक भी, क्योंकि शब्द गलत हो गया आपका। तो यहाँ पे तितली हो जाएगा तितलियाँ। मछली, मछली पे बड़ी की मात्रा थी इसलिए हमने यहाँ लगाया, यहाँ लगाने के बाद जो ल की मात्रा है वो छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो उसको हम छोटी की मात्रा कर देंगे, तो हो जाएगा मछलियाँ। उसी तरह बकरी में भी आखिर में बड़ी की मात्रा है, जब हम यहाँ लगाएंगे तो बड़ी की मात्रा र की छोटी की मात्रा बन जाएगी और ये बन जाएगा बकरियाँ। उसके बाद अंगूठियाँ, अंगूठियाँ, अ पे चंद्र बिंदु, ग पे बड़े की मात्रा, ठ पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु। तो इस तरह से बच्चों तितली, तितलियाँ, मछली, मछलियाँ, बकरी, बकरियाँ और अंगूठी, अंगूठियाँ। तो बच्चों हमने इस तरह से यह अभ्यास पूरा कर लिया, और जो आखिर में चित्र था, मुझे उम्मीद है कि आपने इन चित्रों को भी जो बिंदियों को जोड़ करके पूरा किया होगा और रंग भरा होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने पाठ 17 मंगरू खत्म कर लिया है। अब हम आज करेंगे हमारा दूसरा, जो हमने पाठ मंगरू का बुक का अभ्यास या पुस्तक का अभ्यास खत्म कर लिया है। अगला विषय शुरू करने से पहले बच्चों हम एक बार चंद्र बिंदु की मात्रा से संबंधित कुछ अभ्यास कर लेते हैं। तो बच्चों कुछ हम यहाँ पे प्रश्नों को लेकर के चंद्र बिंदु की मात्रा को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि किस तरह से हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमें चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़नी है। आपको पता है चंद्र बिंदु की मात्रा हम किसी भी वर्ण पर या व्यंजन पर आधा चंद्रमा बना करके और उसमें बिंदी लगा करके लिखते हैं, और हमें पढ़ना और लिखना दोनों आ गया। यहाँ पे हम कुछ शब्द दे रहे हैं, उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे।
तो यहाँ पे बच्चों पहला शब्द है प पर आ की मात्रा पा व, फिर है अ पे आ की मात्रा आ ख, ये एक है, ये दो है और ये तीसरा है। उसके बाद हमारे पास है गा ठ, गाठ। 4 में हमारे पास है ऊट, ऊट। उसके बाद 5 में हमारे पास है कु आ, कुआ। तो बच्चों हमें इन शब्दों पर चंद्र बिंदु लगा करके इन्हें पूरा करना है। फिर 6 पे हमारे पास है, 6 पे हमारे पास है मूछ, मूछ। फिर 7 पे हमारे पास है, 7 पे है गा व, गाव। फिर है 8 पे हमारे पास है सा प, साप। 9 पे हमारे पास है चा द, चाद। फिर है 10 पर ता ग। अब बच्चों जिन शब्दों के नीचे हमने रेखा खींची है उन पर हमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है पा व, तो हम यहाँ पा के नीचे रेखा खींचा है तो हम चंद्र बिंदु लगाएंगे और ये हो जाएगा पा व। आपने देखा हमने आधा चांद की आकृति बनाई है, उसके अंदर बिंदी लगाई है, इसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं। और इसे हम पढ़ेंगे पा व। जब मात्रा नहीं थी तो हम सिर्फ मुंह से ध्वनि निकाल रहे थे, हमारी जो ध्वनि थी वह पा व मुंह से आ रही थी, लेकिन जब हमने चंद्र बिंदु की मात्रा लगा दी तो पा व नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। इसलिए मैंने आपको बताया है कि चंद्र बिंदु की मात्रा को हम अनुनासिक भी कहते हैं, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, इसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। उसके बाद आ ख, जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा आँख। और कहाँ लगाएंगे? आ पर लगाएंगे, क्योंकि आ के नीचे रेखा है तो हम आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे और ये हो जाएगा आँख, आँख। फिर हम गाठ, गाठ। अब गाठ में हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा गांठ, गांठ। उसके बाद ऊट, ऊट, ऊट पे हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे, ये हो जाएगा ऊंट, 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 ऊंट। फिर क पे छोटे की मात्रा आ। अब यहाँ हम चंद्र बिंदु आ पे लगाएंगे, क पे ना लगा करके आ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा कुआं, कुआं। और हम इसे नाक से पढ़ेंगे, हो जाएगा कुआं। उसके बाद मूछ। अब मूछ पर हम चंद्र बिंदु म के नीचे रेखा है तो हम म पे लगाएंगे, हो जाएगा मूछ, 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 मूछ हो जाएगा। फिर उसके बाद गाव, गाव। जब हम बिना मात्रा के पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मुंह से पढ़ रहे हैं, ध्वनि जो हमारी है सिर्फ मुंह से आ रही है, लेकिन जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा लगा रहे हैं तो ये नाक और मुंह दोनों से आ रहा है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे गांव, गांव। उसी तरह से साप, साप में स के नीचे रेखा है तो हम सा पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, ये हो जाएगा सांप, सांप। उसके बाद चाँद, चाँद में हम यहाँ पे चा पे चंद्र बिंदु लगाएंगे, हो जाएगा चांद, चांद। इसी तरह से बच्चों टांग, टांग। हम यहाँ ट पे चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा टांग, टांग। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी शब्द पर जब चंद्र बिंदु की मात्रा लगाते हैं तो उसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से आती है, इसीलिए हम इसे अनुस्वर, अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों चलिए जिन शब्दों को अभी हमने लिख करके चंद्र बिंदु लगाने और पढ़ने दोनों का अभ्यास किया, एक बार फिर उन्हें पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों है पांव, पांव, आँख, आँख, गांठ, गांठ, ऊंट, ऊंट, कुआं, कुआं, मूछ, मूछ,
गांव, गांव, सांप, सांप, चांद, चांद, टांग, टांग। इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ को भी खत्म कर लिया और इससे संबंधित अभ्यास भी कर लिया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हमारा आज का अगला विषय है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए हम अपना अगला विषय शुरू करते हैं और उससे समझते और लिखते हैं। दूसरा अभ्यास जो है अनुच्छेद लेखन। तो आज हम लिखेंगे अनुच्छेद। तो चलिए हम अनुच्छेद लिखते हैं। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है अनुच्छेद, अनुच्छेद लेखन। ल पे एक ही मात्रा, ख न। तो बच्चों इससे पहले भी हमने कई अनुच्छेद लिखा है और अभी तक आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। बच्चों अनुच्छेद का मतलब होता है किसी भी विषय पर, जो भी विषय हमें दिया गया है उस पर कुछ पंक्तियाँ लिखना या उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखना। और जब हम इन पंक्तियों को लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ताकि हमारा अनुच्छेद बहुत अच्छा हो। बच्चों अनुच्छेद बहुत तरह से लिखा जाता है। आप किसी भी तरह से कुछ पंक्तियाँ लिखेंगी तो वो अनुच्छेद लेखन ही कहलाएगा। लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो उसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ अगर हमें एक अच्छा अनुच्छेद लिखना है तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा। बच्चों अनुच्छेद मैंने आपको बताया किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। अब इन पंक्तियों को हम पंक्तिबद्ध तरीके से लिखते हैं, लाइन में वाइज लिखते हैं। और यह जो पंक्तिबद्ध तरीका होता है यह हम जिस विषय पर भी लिख रहे हैं उसके बारे में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उस बात को हम सबसे पहले लिखते हैं और उसमें कोई खासियत है तो वह भी हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर हम किसी भी अनुच्छेद के बारे में लिख रहे हैं तो जो उसकी सबसे प्रमुख बात है और या कोई उसकी बहुत अच्छी बात है तो हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद उसी तरह क्रम में उसके बाद जो ज़रूरी है वो फिर हम आगे लिखते जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको बहुत कम शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी जो पंक्ति है वो बहुत बड़ी ना हो। तो लिखते समय हमें यह ध्यान देना है कि जो लाइन्स हम लिखते हैं या पंक्तियाँ हम बनाते हैं वह बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह भाषा भी सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद बच्चों हमें किसी भी बात को दोबारा दोहराना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एक पंक्ति को दूसरे शब्द में दोबारा ही लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आखिर में हम उसे कितना पसंद करते हैं या फिर हमसे उससे क्या रिश्ता है वो लिखते हैं। और इस तरह से अगर हम कोटेशन लिख सकते हैं तो आखिर में हम कोटेशन लिख करके भी समाप्त करते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा किसी भी छोटे से या बड़े से विषय पे लिखने के लिए हमें थोड़ी सी सूझबूझ का ज़रूरत होता है या फिर समझदारी की ज़रूरत होती है ताकि हम इस जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत अच्छा बना सकें और सामने वाला पढ़ करके खुश हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आज का विषय है बाघ। आप सभी जानते हो बाघ जो है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों आज हम जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं वो है कमल। तो बच्चों कमल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कमल एक फूल है और उससे भी अधिक बच्चों कमल हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। बच्चों क्या आप जानते हो कमल कहाँ उगता है? बच्चों कमल पानी में खिलता है। आपने देखा होगा अगर कमल तो वो पानी में खिलता है और उसके बाद जो उसकी पत्तियाँ होती हैं गोल, एकदम गोल तो नहीं होती लेकिन कुछ गोल सी होती हैं और थाली की तरह बड़ी बड़ी होती हैं। तो कमल की जो पत्तियाँ होती हैं वह बड़ी होती हैं। उसके बाद उसका रंग गुलाबी होता है, वह गुलाबी रंग का होता है। और उसके बाद आप जानते हो कमल सिर्फ एक फूल नहीं होता, उसके कुछ जो भाग होते हैं वह हम खाने के भी उपयोग में लाते हैं। जैसे कि उसकी जो डंठल होती है उससे हम सब्ज़ी बनाते हैं और जो कमल का बीज होता है हम उसे भी खाते हैं। कमल का बीज बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और फिर बच्चों इससे आप जानते ही हो सभी फूलों का हम पूजा में भी प्रयोग करते हैं, तो कमल के फूल को भी हम पूजा में प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो कमल होता है
यह बहुत ही सुंदर होता है, इसीलिए इसे हमने अपना राष्ट्रीय फूल बनाया, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। बाकी फूलों से थोड़ा अलग होता है, इसलिए कुछ खास होता है, इसलिए इसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल बनाया गया। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है कमल। तो हम आज जो अनुच्छेद लिखेंगे वह उसका पूरा विषय है राष्ट्रीय फूल कमल। तो चलिए हम लिखते हैं। हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय फूल कमल। राष्ट्रीय फूल कमल। हमारा आज का अनुच्छेद का विषय है राष्ट्रीय फूल कमल। तो आज हम राष्ट्रीय फूल कमल पर कुछ पंक्तियां लिखेंगे। बच्चों, आपने कमल देखा है? अगर नहीं भी देखा होगा तो कहीं किताब में देखा होगा, क्योंकि क से कमल हम पढ़ते हैं, या फिर टीवी में देखा होगा, या कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो कमल के जो फूल होता है बहुत सुंदर होता है। बच्चों, आप ये भी जानते होंगे कि कमल पानी में खिलता है, और जो उसका की पत्ती होती है वह बहुत बड़ी होती है, एकदम फ्लैट होती है, या थाली की तरह। पानी में आप देखोगे कमल के बगल में एक जैसे थाली पानी में तैर रहा हो, वैसे उसकी पत्ती भी तैर रही। थाली नहीं कह सकते, प्लेट कह सकते हैं। प्लेट तैर रहा हो वैसे ही उसकी पत्ती भी तैर रही होती है, कुछ गोल आकार की होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो यह जो कमल का फूल होता है यह पानी में खिलने वाला फूल होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। इसलिए बच्चों, शायद हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है। और उसके बाद कमल का फूल, जैसे बाकी फूलों को हम पूजा के काम में लाते हैं, वैसे ही हम कमल के फूल को पूजा में भगवान को चढ़ाते हैं। उसके अलावा बच्चों, कमल के कुछ भाग हैं, ये पेड़ के जो भाग होते हैं जिसे हम खाते भी हैं, जैसे कि बीज जो उसका होता है बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसके बाद उसकी जो डंडी होती है उसकी भी सब्जी बनती है। और बच्चों, यह गुलाबी रंग का होता है। आप सभी ने देखा होगा कि कमल गुलाबी रंग का होता है। और तो बच्चों, इसीलिए हम आज इस विषय पर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखेंगे। हम जो भी जानते हैं, अभी तो मैंने आपको इसी तरह बता दिया, उसे एक सीक्वेंस में या पंक्तिबद्ध तरीके से लिखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो अनुच्छेद है वह अच्छा बने। तो यहाँ पे हम सबसे पहले विषय लिखते हैं राष्ट्रीय फूल कमल। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय फूल कमल। कमल। तो हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय फूल कमल। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कमल है, इसलिए हम पहली पंक्ति में लिखेंगे कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। सबसे पहले सबसे मुख्य चीज जो कमल के बारे में है वह है कि वह हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है। तो उस पंक्ति को हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो जिस विषय पर लिखते हैं उस विषय पे सबसे प्रमुख बात जो होती है या मुख्य बात होती है उसको हम लिखते हैं। तो हम कमल के बारे में सबसे ज़रूरी बात या इम्पोर्टेंट बात है कि वह हमारा राष्ट्रीय फूल है, हमारा विषय भी वही है, तो हम उसी को लिखेंगे। तो हम कमल कमल हमारा हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसके बाद हम लिखेंगे, दो में हम लिखेंगे दूसरी जरूर, उसके बाद जो बात जरूरी है, उसके बाद जरूरी है कि यह पानी में खिलता है। यह फूल पानी में खिलता है। तो हम लिखेंगे यह प पर आ की मात्रा, पा, न पर बड़ी की मात्रा, नी, म पे ए की मात्रा, में खिलता, ख पर छोटी की मात्रा, खी, ल, त पर आ की मात्रा, ता, खिलता है। यह कहाँ खिलता है? पानी में खिलता है।
बच्चों कहीं ना कहीं आप इसे आपने देखा ही होगा, आपने रियल में नहीं देखा होगा तो आपने टीवी में देखा होगा या किताब में देखा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है क से कमल होता है, तो अक्सर कमल का फूल आपने देखा होगा और उसके बगल में देखा होगा एक बड़ा सा गोल सा जो है इसका पत्ता होता है। तो बच्चों हम पत्तों के बारे में जानते हैं। पत्तों कई आकार के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, गोल होते हैं या फिर ओवल होते हैं, लेकिन जो कमल का फूल होता है वह कुछ गोल आकार का होता है और बहुत बड़ा सा होता है। जब हम उसे पानी में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्लेट पानी में तैर रही हो उसका पत्ता तैर रहा होता है। तो यहाँ पे जो कमल का पत्ता होता है वह बहुत बड़ा होता है। उससे पहले बच्चों अगर आपने कमल का फूल देखा होगा तो आपने देखा होगा वह गुलाबी रंग का होता है। कमल का फूल गुलाबी रंग का होता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ थी कि वह राष्ट्रीय फूल है, फिर है यह पानी में खिलता है, उसके बाद उससे जो ज़रूरी चीज़ है वो उसका रंग है। तो हम यहाँ लिखेंगे यह कमल का फूल या यह लिखेंगे, बार बार हम कमल नहीं लिखेंगे, यह गुलाबी गुलाबी रंग का होता है। यह गुलाबी रंग का होता है। उसके बाद चौथे में हम लिखेंगे इसका पत्ता। अब हम इसके पत्ते के बारे में लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पत्ता कुछ गोल सा होता है और ऐसा दिखता है जैसे कि जब वो तैर रहा होता है पानी में तो ऐसा दिखता है जैसे कि प्लेट पानी में तैर रही है। तो इसका पत्ता जो होता है वह कमल कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। बच्चों हमने पत्तों के बारे में भी पढ़ा है। पत्ते कई आकार के होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं और पतले से कांटे की तरह भी होते हैं, सीख की तरह भी होते हैं। तो यहाँ पे जो कमल का पत्ता होता है वह बहुत ही बड़ा भी होता है और गोल होता है। उसके बाद पांचवा वाक्य है, इसका प्रयोग पूजा में भी होता है। इसका प्रयोग पूजा में भी होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे कमल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखी। तो बच्चों मैंने कहा ना आपको, हम और भी बहुत कुछ कमल के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमें यहाँ पे 5 पंक्तियाँ लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 पंक्तियाँ लिखी। तो बच्चों इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कमल का कुछ भाग जो होता है जो हम अपने खाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिनका प्रयोग हम खाने में भी करते हैं। जैसे कि इसके डंडी का हम सब्जी बनाते हैं या फिर इसके बीज को भी खाते हैं और कहते हैं कि इसका बीज बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन सिर्फ हमें यहाँ 5 पंक्तियाँ लिखना है, इसलिए हम 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। चलिए तो एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह पानी में खिलता है। बच्चों आपने देखा होगा कि कमल पानी में खिलता है। यह गुलाबी रंग का होता है। इसका रंग गुलाबी होता है, इसलिए हम लिखेंगे यह गुलाबी रंग का होता है। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। जो कमल के पत्ते होते हैं वह बहुत बड़े होते हैं। इसका प्रयोग पूजा में भी होता है। तो हम पूजा में सारे ही फूलों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह कमल का भी प्रयोग हम पूजा में करते हैं। तो बच्चों एक बार हम फिर पढ़ते हैं। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। यह पानी में खिलता है। यह गुलाबी रंग का होता है। कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं। इसका प्रयोग पूजा में भी होता है। तो बच्चों यह जो फूल है इसको भी हम पूजा में प्रयोग करते हैं। तो आप इसे अपने
कार्य पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों यह था हमारे राष्ट्रीय फूल कमल के बारे में 5 पंक्तियाँ। इनको आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों यह था हमारा आज का विषय। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।